आजकल पेट से जुड़ी समस्याएं गैस, एसिडिटी, फैट लिवर हर दूसरे इंसान की परेशानी बन चुकी है। और इसी में से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इन्हें से छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है बड़ी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों ने हमारी सेहत पर एक गहरा असर डाला है और खास तौर पर पेट से जुड़ी समस्याएं अब एक साधारण परेशानी नहीं बल्कि एक ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न बन चुकी है। और इसी अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर स्वरूप। तो सबसे पहले डॉक्टर शेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो आज हम आपसे इस विषय पर विशेषज्ञ राय और सही और ज़रूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर शेखर आपसे यही रहेगा कि आज के समय में पेट से जुड़ी समस्याएं आखिर इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब मैं ओपीडी में बैठता हूँ तो ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स जो हैं वो पेट की जो कॉमन परेशानी जैसे गैस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। अगर हम इसके मुख्य कारण को समझें तो आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है। एक तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, दूसरा हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, हम जनरली इस तरह के खाने का सेवन कर रहे हैं। अगर हम कुछ साल पहले या पहले की बात करें जब हम नेचुरल फूड लेते थे, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेते थे, तब उतनी परेशानी नहीं होती थी। बट जैसे जैसे हम ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, चूँकि हमारा खाना गट में ही जाता है, तो उससे ये सारी परेशानियाँ बढ़ती है। और एक जो मुख्य कारण है वो आज के लेवल का स्ट्रेस है। अगर हम देखें तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो काम हो, प्रोफेशनल लेवल हो, पर्सनल लेवल हो, उन सब में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं। तो ये सब रीज़न है कि हम अपने शरीर को टाइम नहीं देते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, खाना इस तरह का खा रहे हैं जो पचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इन सब कारणों से ये जो पेट की समस्या है वो बहुत ही बढ़ रही है। जैसे आपने बताया कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, फिर जो खान पान की आदतें हैं वो हमारी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है और इसी में जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऐसे कौन से कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है जो आपको मरीजों में खास तौर पर देखने को मिलता है? तो अगर हम पेट की बीमारी को समझें तो 80% टाइम जो हमें बीमारी मिलती है वो स्ट्रेस रिलेटेड ही होती है, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। मोस्ट कॉमनली तो यही परेशानी है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस, लाइफस्टाइल इन्हीं से रिलेटेड होती है। बाकी अगर इसके अलावा हम बात करें तो फैटी लिवर, जो लिवर की परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण अगेन स्ट्रेस, लाइफस्टाइल ही है। अल्कोहल रिलेटेड भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आज के टाइम पर। तो अगर हम एक समरी में बताएं तो पेट की परेशानी जैसे गैस, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया जिसको हम कहते हैं, और दूसरा लिवर से रिलेटेड बीमारी जैसे फैटी लिवर, और उसके बाद सिरोसिस, ये जनरली कॉमनली मिलता है हमें। स्ट्रेस की बात करें या फिर लेट नाइट खाना खाना या कहीं लंबे समय तक कुछ नहीं खाना, खाली पेट रहना, और जो इरेगुलर रूटीन्स होते हैं, इससे हमारे गट हेल्थ पर कितना नुकसान पहुंचता है? बहुत नुकसान पहुंचता है। एक्चुअली हम समझे तो हमारा पूरा बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है। उसमें जो हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलना है, जो एसिड निकलना है, वो सब एक टाइम प्रोसेस है। अगर आप बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हो तो बॉडी को ये समझ नहीं आता कि किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने हैं, क्योंकि वो पूरा एक रूटीन फॉलो करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल एक रूटीन हम लाइफस्टाइल वो फॉलो करें। लंबा टाइम फास्टिंग से अगेन ये होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड होता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खाना नहीं मिलता है। उस केस में ये अल्सर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो रूटीन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट नाइट अगेन खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो जो हमारे हार्मोन्स और बायोलॉजिकल क्लॉक जिसकी हमने बात की वो सेट ऑफ हो जाता है एक टाइम के बाद रात में। जब तो अगर बहुत लेट खाना खाओगे तो वो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उस समय डाइजेस्टिव एंजाइम्स उतने अच्छे से बनते नहीं हैं। इसलिए वो एक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने और लेटने और सोने के बीच में कम से कम हम 2 से ढाई घंटे का गैप रखें और शाम में भी जल्दी खा लें। उसके बाद हम वॉक करें, थोड़ा चले कम से कम आधा घंटा, फिर बैठे, उसके बाद फिर हम सोने जाएं। तो अगर आम भाषा में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को समझना हो तो आप इसे कैसे डिफाइन कीजिएगा? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वर्ड में ही है। गैस्ट्रो मतलब होता है पेट और एंट्रो मतलब होता है छोटी आंत। तो अगर हम समझे तो पूरा जो गट हेल्थ है उसको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखता है। जो गट में आता है पूरा हमारा इसोफेगस, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा उससे जुड़ी बाकी ऑर्गन जो खाना पचाने में मदद करती है, जैसे पैंक्रियाज, जैसे हमारा लिवर हो गया।
तो ये बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का पूरा फील्ड होता है। जैसे हमने कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात की, उसमें एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिल रहा है डॉक्टर, वो है फैटी लिवर का, जो आजकल ना एज भी नहीं देखते और बहुत छोटे बच्चों को भी फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो फैटी लिवर को अगर हम समझे तो उसका मुख्य 3 सबसे कॉमन कारण है। वैसे उसके अलावा भी हो सकता है। जो सबसे कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। कहने का मतलब जब बॉडी के मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो उससे जो फैटी लिवर हो उसको हम एक मैसल्ड के रूप में जानते हैं। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो सेकंड कॉमन कारण है वो है अल्कोहल रिलेटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, जो कि अल्कोहल के कंजम्पशन से बहुत फैटी लिवर ज़्यादा होता है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, उनसे भी फैटी लिवर हो सकता है। ड्रग जेनेटिक कॉजेज होते हैं बहुत सारे, बट अगर हम मुख्य समझे तो पहला मैसल्ड हो गया जो मेटाबॉलिज्म हो गया, और दूसरा अल्कोहल रिलेटेड हो गया। जहाँ तक हम एज ग्रुप की बात करें तो बिल्कुल ये सही है कि बच्चों में भी पाया जा रहा है। अगेन वही है कि उनकी जो पहले जितना आउटडोर गेम्स होते थे वो आजकल नहीं हो पा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो इन सब वजह से बच्चों में भी फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। और अगेन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोग मोटे हों या ओवरवेट हो उनको ही मैसल्ड या फैटी लिवर की परेशानी हो। आज के टाइम पे पतले लोगों में भी ये देखने को मिल रहा है। जैसे हमने फैटी लिवर के बारे में जाना, आखिर फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या कुछ नुकसान पहुंचाता है वो हमारे शरीर को? तो अगर हम फैटी लिवर बिल्कुल अर्ली स्टेज में है तो ज़्यादातर टाइम कोई सिम्टम नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग में ही आपको पता चलता है। पर अगर वो एक स्टेज बढ़ गया हो तो इनिशियली आपको थकावट रहना, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाना, इन सब की परेशानी के साथ आता है। और उससे भी अगर एडवांस डिजीज हो जाए जैसे सिरोसिस हो जाए तो फिर डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हम उसको बोलते हैं, जिसमें पेट में पानी भर सकता है, खून की उल्टी आ सकती है। वो एडवांस स्टेज में ऐसा भी हो सकता है और लिवर कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है फैटी लिवर। तो इसके प्रिवेंशंस क्या कुछ होने चाहिए? कैसे, क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? अगर वो फैटी लिवर इनिशियल स्टेज में है, सिरोसिस नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ये रिवर्सिबल है। और उसके लिए अगेन लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस ही सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे आपको अपना वजन कम करना है, अगर बोले तो 5 to 10% वेट लॉस हम बोलते हैं कि पहले 3 से 6 महीने में इतना वेट लॉस हो तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है फैटी लिवर में। इसके अलावा आपको अपना डाइट बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, इन सब का कंजम्पशन कम करें। रॉ फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब का कंजम्पशन आप बढ़ाएं। और इसके अलावा स्ट्रेस लेवल वो आप जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा आपका फैटी लिवर रिवर्स करने में हेल्प होगा। अगर एक एडवांस स्टेज हो गया तो ज़रूर डॉक्टर से मिले, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई है, बट वो हर किसी में इंडिकेटेड नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ फैटी लिवर में ही दवाइयाँ देना होता है। दूसरे कॉमन जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है लाइक एसिडिटी, गैस, IBS, इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो अगर हम IBS को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हम उसका फुल फॉर्म देखें तो उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। उसका एक साइंटिफिक नेम होता है DGBI के अंदर वो आता है, जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से हमारे गट को कनेक्ट करते हैं, उसमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो पेशेंट को IBS हो जाता है। IBS को जो मुख्य सिम्टम होते हैं उसमें अगेन गैस बनना हो गया, पेट में दर्द हो रहना हो गया, खाने के बाद पेट फूलना हो गया, ये सारे एक IBS का सिम्टम है। और तो ये उनको जनरली ज़्यादा होता है जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये DGBI ही है। जहाँ तक हम गैस की बात करें तो गैस मतलब एक्सेसिव ब्लोटिंग हो गया। अगर वो दर्द के साथ आ गया तो उसको ही हम IBS बोल देते हैं। अदरवाइज सिर्फ गैस बन रहा है तो उसको हम डिस्पेप्सिया बोल देते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो गैस है वो एक IBS का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से जैसे हमने कई कॉमन चीज़ों के बारे में, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर, कई लोग ऐसे जिनकी हैबिट है सुबह में चाय पीने की, अगर खाली पेट में लोग चाय पीते हैं तो क्या वो फ़ायदेमंद है या नुकसान भी पहुँचाता है हमारे शरीर को? चाय तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कभी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गट हेल्थ की बात करें तो उसके लिए तो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाहे आप वो खाली पेट खाओ या फिर खाना खा के खाओ, खाना खा के चाय का कंजम्पशन करो। तो अदरवाइज खाली पेट वैसे भी चाय नहीं लेना चाहिए, या फिर लेट नाइट कभी चाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कैफीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो आपके स्लीप वेक साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली चाय मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती है किसी भी टाइम पे। स्पाइसी फूड्स या जंक फूड्स की बात करें तो वो अल्सर का मेन कारण भी माना जाता है, इसे आप कैसे देखते हैं? स्पाइसी फूड जो होता है वो अल्सर को मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वो बढ़ाता है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि स्पाइसी फूड सिर्फ एक ही कारण है अल्सर होने का। अल्सर बहुत सारे इन्फेक्शन से होता है, अगेन जो एसिडिटी, स्ट्रेस जिसकी हमने बात की उससे होता है। स्पाइसी फूड डेफिनेटली उन सबको ऐड करता है, उस पर ऐड करता है कि
अल्सर को ज़्यादा बढ़ा दे, उसकी सिवियरिटी को बढ़ा दे। बट अकेले स्पाइसी फूड से सिर्फ अल्सर को कोरिलेट करना मुश्किल है। अल्सर जो होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे किसी भी लोग को एसिडिटी या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इनो लेते हैं या फिर एंटासिड लेते हैं, तो क्या वो उसे रोजाना लेना डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल, वो हमारे एसिड को सप्रेस करता है। और अगर हम समझे तो एसिड का बहुत ही फिजियोलॉजिकल रोल है हमारे लाइफ में। जैसे वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन और भी बहुत सारे आयरन और इन सब का एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है एसिड। तो उसको अगर आप कंटिन्यूअसली, जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम पे लोग गैस की दवाई भी कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान भी होता है। जैसे B12 डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन का कम होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कराता है। क्योंकि एसिड बहुत ही फिजियोलॉजिकल नीडेड एक जरूरी चीज़ है हमारे शरीर में, खाना पचाना और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना। इसलिए लगातार ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। SOS बेसिस पे कहने का मतलब कि कभी बहुत सिम्टम ज़्यादा हो तो आप SOS बेसिस पे ये ले सकते हो, बट लगातार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, हमने अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें जानी हैं अपने गट हेल्थ को लेके, अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेके, और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बात कर रहे हैं अपने गट हेल्थ के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर शेखर भी मौजूद हैं, और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, हमने काफ़ी कुछ जाना है अभी तक, और आगे आपसे जानने चाहूँगी कि जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारे पेट से रिलेटेड, अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या फ्यूचर में चांसेस है कि वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं बड़ी बीमारी बन जाए या फिर कैंसर की तरफ भी रुख कर सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल छोटी छोटी बीमारी जो स्टार्ट होती है, अगेन वो आपके डाइट से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, और एक जो आंत के कैंसर होता है आज के टाइम पे वो अगेन डाइट और स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। जितने हमारे डाइट में केमिकल्स होते हैं उनसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये GI कैंसर्स होता है, इसोफेजियल कैंसर्स होता है। हाँ, लेकिन अगर आप डॉक्टर से मिलोगे, अपनी परेशानी एक बार बताओगे, वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बट हमारे एक रेड फ्लैग साइन भी होता है जहाँ पे हमें है कि इस पेशेंट को हमें स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि इसको कैंसर हो सकता है। और ये और दूसरा एक पेशेंट हो सकता है जिसको सेम सिम्टम में हमें लगे कि नहीं, ये पेशेंट को स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है। पर ये डिफ्रेंशिएट करना जरूर एक बार आपको, अगर रेगुलर आपको परेशानी रहती है गैस, एसिडिटी की, तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कैंसर हो सकता है कभी कभी। अगर किसी पेशेंट को बार बार गैस हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, तो क्या ये नॉर्मल देखा जा सकता है या फिर किसी तरीके का बॉडी का अलार्म आपको मिल रहा है? बिल्कुल, अगर लगातार ये ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो रही है तो आपको एक अलार्म साइन वो बिल्कुल हो सकता है। उसके अलावा हम, जैसे अभी मैंने बताया कि हम एक रेड फ्लैग साइन देखते हैं, वो अगर है तो हम डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट और स्क्रीन करते हैं। बट अगर लगातार आपको गैस, ब्लोटिंग हो रहा है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अभी डॉक्टर से मिलें। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है वेट लॉस को लेकर या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट से रिलेटेड, तो क्या वो एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ भी रुक करता है? बिल्कुल, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कैंसर, इन्फेक्शन, एंडोक्राइन। तो उसे बिल्कुल आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे हमने बात की है सिम्टम्स के बारे में, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ऐसे कोई पेशेंट जो ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं जिसे वो एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जाके वो एक बड़ी बीमारी की तरफ रुख कर सकती है? तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गट से ही रिलेटेड सिम्टम्स को बहुत कॉमनली इग्नोर करते हैं, जैसे खाना खाने के बाद उल्टी होना, या खाना का हमारे गले में फंसना, या फिर थोड़ा मोड़ा वेट कम होना। ये सब भी अलार्मिंग साइन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में कोई भी कैंसर या मेलिग्नेंसी हो रहा है तो बिल्कुल आपको बहुत ही सटल सिम्टम्स के साथ आएगा, जैसा कि मैंने बताया, ब्लोटिंग होना, खाना फंसना, इन सब के साथ आएगा। और कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जियत रहना, ये भी कोलोन कैंसर का एक अर्ली साइन हो सकता है। तो अगर आपको ये सब परसिस्टेंट सिम्टम हो तो बिल्कुल उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे कौन से सिचुएशन होते हैं जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ये पता चलता है कि वो सिंपल एसिडिटी नहीं है बल्कि कुछ ज़्यादा बड़ा है? तो हम उसके साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। क्लिनिकल सिम्टम में मोस्टली तो हम ये देखते हैं कि क्या उसको लॉस ऑफ वेट है, क्या उसको लगातार उल्टी भी हो रही है साथ में, क्या कहीं वो बता रहा है कि खाना फंस रहा है, क्या उसने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपना उसका वजन कम हो गया है, क्या उसको खून की उल्टी आई है, क्या उसका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो रहा है। अगर ये सारा सिम्टम है तो ये हम इसको रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, और इसमें हम तुरंत इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे एंडोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गया, CT, अल्ट्रासाउंड, और फिर हम उसके बाद आगे इलाज करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि हमारी सेहत की शुरुआत हमारे पेट से होती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे आधे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो क्या गट हेल्थ का कनेक्शन हमारे मूड या मेंटल हेल्थ से भी कनेक्टेड है? बिल्कुल, वो एक
टू वे प्रोसेस है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हमारा गट हेल्थ अच्छा है, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो भी हमारा मूड अच्छा रहेगा। जो भी अगर आप स्टडीज़ और वो देखो तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन कारण होता है हमारा गट हेल्थ ख़राब होने का। और जब गट हेल्थ ख़राब होता है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट एंग्जाइटी, डिप्रेशन से के साथ आते हैं। अगर डेटा की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 20-30% पेशेंट्स को जो पेट की परेशानी लेके आते हैं उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन ऐसा कुछ निकलता है। जैसे कोई पेशेंट्स ऐसे हैं आजकल जो कॉमनली डॉक्टर देखने को मिल रहा है, अगर फीवर भी है तो लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो क्या कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स का सेवन करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट डालता है? बिल्कुल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। जब आप एंटीबायोटिक ऐसे ही ले रहे होते हो तो जो अच्छे बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं और जो खराब बैक्टीरिया है वो बढ़ सकते हैं। तो उस केस में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है आपको। जितना आज आप देखते होंगे कि बहुत बार पेशेंट्स को डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उन सब का भी ये एंटीबायोटिक यूसेज एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बीमारी जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और ये सब भी एंटीबायोटिक के प्रोलॉन्ग्ड यूज से रिलेटेड है। ऐसा कई बार देखा गया है कि हेल्दी दिखने वाले खाने भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे साबित हो। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं या ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने गट हेल्थ के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कोई भी प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई भी बहुत हाई फैट वाली डाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो आपका डाइट हो वो कोशिश किया जाए कि रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स ये ज़्यादा हो, जिसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, उससे गट हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही हो गया, ये बहुत अच्छा वो माना जाता है आपके गट हेल्थ के लिए। तो कभी भी जो भी बेसिकली प्रोसेस्ड फूड बाहर में मिल रहा है, बहुत ऑयली हो, बहुत स्पाइसी हो, ये सारे गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर किसी को अपना डाइजेशन इंप्रूव करना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ऐसे कौन से हैबिट्स उन्हें अपनाने की ज़रूरत है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात किया वो होता है टाइम और एक रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करना। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठे तो लंबा फास्टिंग ना करें। जो डाइट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हल्का हम उसको बोलते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कि हल्का हल्का आप ज़्यादा बार खाएं, एक बार में बहुत हैवी ना खाएं। खाने के वक्त बहुत ज़्यादा पानी का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा बात ना करें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना या बैठना नहीं चाहिए। कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करें और फिर उसके बाद 2 से ढाई घंटे कम से कम बैठे, उसके बाद ही आप लेटने जाएं। तो ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा रह सकता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों में जो खाने का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डिफरेंस जो टाइम का होता है? तो जैसे हम अगर दिन को 3 भाग में बांट दें अपना 12 से 14 घंटे को, तो आप ऑलमोस्ट अराउंड 6 घंटे के इंटरवल में खा सकते हैं। बट कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि वो जब खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, बहुत गैस बनता है। तो उनको हम ये जनरली एडवाइस करते हैं कि आप फिर छोटे छोटे मील्स ज़्यादा बार लें, जैसे 3 से 4 घंटे के इंटरवल में भी अगर आप खा सकें तो वो भी ठीक होता है। उसमें आप अपना मील का क्वांटिटी कम करके वैसे कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो वीक में एक दिन फास्टिंग भी रखते हैं, तो फास्टिंग हमारे डाइजेशन के लिए कैसे साबित होता है? फास्टिंग से बेसिकली हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली इंप्रूव होता है, लेकिन वो फास्टिंग के एक फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक कॉन्सेप्ट है। पर वो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से मिलकर समझना पड़ेगा कि क्या ये फास्टिंग का जो प्रोटोकॉल है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पर जो जैसे वीक में 2 या 3 दिन फास्टिंग करना वो सही नहीं होता है, और इरेगुलर फास्टिंग वो भी सही नहीं है। तो ये फास्टिंग का बिल्कुल एक प्रोटोकॉल है। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। प्रोबायोटिक्स की बात करें या फिर होम रेमेडीज़ की बात करें, देसी नुस्खे जो होते हैं वो हमारे गट हेल्थ के लिए कैसे साबित होते हैं? जहाँ तक प्रोबायोटिक की बात करें वो अच्छे होते हैं। अगर आप प्रोबायोटिक बेसिकली हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा रखता है तो वो एक अच्छी आदत है। तो दही, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दही होता है उसमें वो एक प्रोबायोटिक है, नेचुरल प्रोबायोटिक, तो उसका कंजम्पशन बिल्कुल गट हेल्थ को अच्छा रखता है। और जहाँ तक घरेलू नुस्खे के सवाल है तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। बहुत बार हमने सीवियर प्रॉब्लम्स भी देखे हैं घरेलू नुस्खों के साथ, तो वो वैसा है। अक्सर कई लोग जिम जाते हैं और प्रोटीन शेक या फिर जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करता है? जितना जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे गट के लिए, हमारे लिवर के लिए। तो वो बहुत कॉमनली जिम सप्लीमेंट्स में आते हैं। तो आपको जरूर देखना है कि आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसको जरूर डिस्कस करें, क्योंकि वो डेफिनेटली हानिकारक हो सकता है। अगर डॉक्टर किसी एक व्यक्ति को अपनी एक आदत बदलनी हो अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो ड्रास्टिकली उस गट हेल्थ को चेंज कर दे अपने, तो वो कौन सी होगी? एक रूटीन लाइफ और स्ट्रेस कम से कम लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें जो हमारे जो गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो। एक मैसेज तो है कि हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें।
अपना लाइफ को जितना स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं उतना स्ट्रेस फ्री रखें, अच्छे खानों का ही सेवन करें और प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, इन सबको अवॉइड करें और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स और नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसका कंजम्पशन आप बढ़ाएं। आपके पास रोजाना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको लोगों में देखने को मिले हैं? मिथ जैसे हल्दी से जॉन्डिस हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप हल्दी का सेवन कम कर देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि जो गैस बन रहा है, जो हमारा गैस और एसिडिटी बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये समझाना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स को। बहुत बार वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो एक उनका मुख्य कारण है। उनको लगता है कि ये कुछ पेट में परेशानी है जिससे हो रहा है और एक दवाई से हम ठीक हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे गट हेल्थ को और ये एसिडिटी को, इस चीज़ को समझना पड़ेगा लोगों को। डॉक्टर शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है। तो हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो एक बड़ी परेशानी में भी तब्दील